पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी। मैं हिंदुस्तान का सिनेमा हूं, दर्शक मेरी सरहदों का निगहबान है, इंसानी जज्बात मेरी पवित्रता की सौगंध। अपनी शुरुआत से मैं ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन का साथी हूं और मेरी खाक में लिपटी अदाकारी की तमाम इबारतें दुनिया से ये कह रही हैं कि कुछ लोगों ने मुझे लूटा और कुछ ने मुझे संभाला। नादानों ने मुझे बदनाम किया और मेरे चाहने वालों ने मुझे आबाद। मेरे चाहने वालों में एक नाम मोहम्मद यूसुफ खान, या यूं कहें कि दिलीप कुमार का है। आज 10 दिन से मैं एक पल नहीं सोया, इसलिए यहाँ ठहरा हुआ हूँ कि हाथ जोड़कर आप सब लोगों से भिक्षा मांगूं कि हमारे पुरखों के अपराध आप लोग क्षमा करें। यूसुफ सानी कोई पैदा नहीं होगा। दिलीप कुमार ने मुझसे प्यार किया, मजहब रस्म और रिवायत की दीवारों से बुलंद होकर हिंदुस्तान को दिल से निकली अदाकारी का हुनर सिखाया। ये तुम्हारे महाबली की बादशाही नहीं खुदाई है कि वो दिलों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं। क्या मोहब्बत के लिए भी इजाजत और हुक्म का फरमान चाहिए? ऐसा एक्टर नहीं होगा जो दिलीप कुमार की फिल्म में घर में वीडियो पर देखता हो। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। एक्टिंग को पारसी थिएटर और रंगमंच के ड्रामे से आजाद करवाया, दिली एहसासात के करीब लाया और हमेशा के लिए मुझे अपने सीने से लगा लिया। इसके बनाए अदाकारी के कंगूरों पर अब सन्नाटा है। यहाँ अब गुजरे हुए दिनों के कुछ अफसाने ही रहते हैं। मत समझो कि तुम आदमी हो, समझो कि तुम जानवर हो, समझो कि तुम इंसान नहीं हैवान हो, एक खूंखार वहशी दरिंदे हो। और आज तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ। जो भी एक्टर बनता है उसको उनकी फिल्में देखनी पड़ती हैं। आज से 90 साल पहले अब के पाकिस्तान में पेशावर की किस्सा गो गली में पैदा हुआ था ये सितारा। 1944 में जब इसका ज्वार सिनेमा के समंदर में आया तो पिछली तस्वीरों का भाटा उतर गया। तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हिंदुस्तान के एक शहर देवलाली में एक परिवार आकर बसा। इस परिवार के मुखिया का नाम था लाला गुलाम सरवर। इनके 11 बच्चे थे। ये फल के बड़े कारोबारी थे। इनके एक बेटे का नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। ये पाकिस्तान के पेशावर के प्रसिद्ध कलाकार पृथ्वीराज कपूर के पड़ोसी थे। लेकिन गुलाम सरवर फिल्मों को दोयम दर्जे का मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को अलग अलग धंधों में लगा दिया। यूसुफ को भी उन्होंने पुणे भेज दिया। यहाँ पर यूसुफ ने सैनिक छावनी में एक कैंटीन खोली और फिर फलों का थोक काम शुरू कर दिया। देवलाली में इनका एक बड़ा बंगला था और इनके पिताजी फ्रूट्स के होलसेल के व्यापारी थे और वार के जमाने में वो बंगले की जरूरत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इनसे जबरन बंगला खाली करा लिया गया और इस तरह परिवार पहुंच गया मुंबई। यहां भी फलों का कारोबार शुरू हो गया। परिवार की पुरानी दोस्ती मुंबई में आ बसे पृथ्वीराज कपूर से ताजा हो गई। बचपन के साथी यूसुफ और राज फिर मिल गए। तिकड़ी में शामिल हुआ एक और पाकिस्तान से आया हिंदुस्तान का नौजवान धर्मदेव पिशौरीमल आनंद। इनकी 2 धर्म बहनें बनी। The Rakhi sister of Dilip Kumar. She ties Rakhi. Lata Mangeshkar and Sitara Devi they tie Rakhi to Dilip Kumar. दोस्तों की फिल्मी दुनिया दिलीप के मन भाती, पर पिता लाला गुलाम सरवर इसके सख्त खिलाफ। वो उस वक्त चल रहे खिलाफत आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बड़े बड़े नेता दिलीप कुमार के घर आते। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी उनके अच्छे जानने वाले थे। खिलाफत आंदोलन की गर्मजोशी के बीच एक दिन पृथ्वीराज कपूर ने लाला गुलाम सरवर को ताना मारा। ये कहा करते लाले तू पठान हो गए, महान हो गए। तो पहली बार तो उनको पोस्टर पे अपने बेटे की तस्वीर देख के मालूम पड़ा कि एक्टर हो गया। पिता ने आओ देखा न ताओ
यूसुफ को लेकर पहुंच गए सीधा मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास, जो मौके से मुंबई आए हुए थे। कहा, सुधारो, पठान का बच्चा फिल्मी हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने यूसुफ को देखा, गौर से देखा। यूसुफ भी चुपचाप उन्हें देख रहे थे। आजाद बोले, बेटा जो भी करना मेहनत, ईमानदारी और पूरी लगन से करना। देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज में यूसुफ का नया जन्म हुआ। देश के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती शरण वर्मा ने यूसुफ का नामकरण किया दिलीप कुमार, और इस तरह दिलीप कुमार की हिंदी सिनेमा में एंट्री हो गई। उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। अरे उठाए लो, थोड़ा जोर लगाओ। हाथ लगाओ, अरे थोड़ा जोर लगाओ बाबू। हाथ लगाओ ना। ये ले। अरे टोपी तो उतार था, धूप के लिए है, पर ये काहे पे रख के ले जाएगा। इस समय तक दिलीप को पूरी तरह भरोसा नहीं था कि वो फिल्म स्टार बन ही जाएंगे। ये तो इत्तेफाकन मिला मौका भर था, लेकिन दिलीप ने अपनी पहली फिल्म से ही अपना अलग मुकाम बना लिया। Style, which Sohrab Modi and Prithviraj Kapoor, they had that style of that particular time. यही वो चीज थी जिसने दिलीप कुमार को महानता के ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां वो हर नई फिल्म के साथ महान होते गए। पर ये महानता यूं ही नहीं मिल गई। दिलीप कुमार की लार्जर देन लाइफ इमेज के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, जिससे दिलीप कुमार कभी हिले नहीं। भगवान का जितना भी उपकार मानो सो कम है। 60 के दशक में वो एक समय में एक ही फिल्म करते थे, और जब पहली फिल्म खत्म होती तो दूसरी हाथ में लेते, वो भी पूरे रिसर्च के बाद। 1984 में आई उनकी फिल्म दुनिया के निर्देशक से सुनिए उनकी महानता की रणनीति का पहला कदम। दिलीप साहब जो है जल्दी फिल्म साइन नहीं करते थे। वो पहले आदमी को पढ़ते थे कि मैं किसके साथ काम करने वाला हूँ, क्योंकि वो जो फिल्म मेकिंग है वो 2 साल लगाते थे फिल्म बनाने में, और 2 साल में इसके साथ जिंदगी बितानी है मैंने। यादों के इस खंडहर के सिवा अब मेरी जिंदगी में बाकी भी क्या है भाई। जब डायरेक्टर पर पूरी तरह से भरोसा हो गया तो फिर वो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट मांगते, उस स्क्रिप्ट को पढ़ते, उस स्क्रिप्ट पर रिसर्च करते, टॉपिक के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करते, नोट्स बनाते और तब तय करते कि उन्हें फिल्म करनी है या नहीं। हालांकि उन दिनों डायरेक्टर्स को स्क्रिप्ट के हिसाब से शूट करने का चलन नहीं था, लेकिन अगर दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना है, फिल्म बनानी है, तो उन्हें उनकी ये शर्त पूरी करनी पड़ती। फिर उनके सामने स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर हो या फिर बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर। हमारे संग 8-8 घंटे के 2 सेशन किए। किसी होटल में हम लोग ठहरे, वहाँ जाके उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के बाकायदा एक एक चीज, एक एक लफ्ज, कॉमा, फुल स्टॉप के ऊपर डिस्कशन की। जब मैंने उनको तुलसीदास की कहानी सुनाई, कागज लिख के दिए थे मैंने, 8 दिन बाद जब गए तो उसके हाशिए पे उन्होंने मुझसे डबल लिखा हुआ था। ये बात मत भूलो बुबा कि कुणाल हमारी औलाद है, हमारी औलाद। उसकी रगों में हमारा खून दौड़ता है। उसकी जिंदगी के हर मामले में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। और जब दिलीप साहब को स्क्रिप्ट पसंद आ जाती तो वो फिल्म साइन करते, और शूटिंग से पहले हर दिन के शूट का हिस्सा पहले से घर मंगवाते। चूड़ियां नहीं निकाल सके, उनकी कलाइयां कटवा दी है इन्होंने। अपने हिस्से के डायलॉग पढ़ते और तैयारी करते। कई बार तैयारी ना होती तो शूटिंग में न जाते, जिसकी वजह से उन्हें नखरालू और बहानेबाज भी कहा गया। वो घर से अपने डायलॉग अपने हाथ से उर्दू में लिखा करते थे, तो उसमें अपने कॉमे लगाते थे, कहाँ पॉज आएगा, पंक्चुएशन वो अपने हिसाब से लगाते थे, और वो लिखते लिखते उनको याद भी हो जाते थे डायलॉग। रवि जिंदा वापस नहीं जा सकता था। काम के समर्पण की ऊंचाई ये थी कि वो अपने भरे पूरे कुनबे को बेइंतहा प्यार करने के बावजूद उनके साथ घर में न रहते, पूरा परिवार घर में रहता था, और दिलीप कुमार साहब घर से बाहर कोने के एक हट में रहते, लगातार अपने किरदार के इमोशन में डूबे हुए। है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। कहते हैं डायरेक्टर दिलीप साहब के सेट पर आने से पहले अपने सारे काम निपटा लेते, और जब दिलीप साहब सेट पर पहुंचते तो पूरी यूनिट का ध्यान सिर्फ उन पर होता। यहाँ तक कि साथी कलाकारों का अगर साथ में शॉट ना हो तो वो भी कुर्सियों पर बैठकर दिलीप साहब की शूटिंग देखते।
कहते हैं बड़े से बड़ा सितारा वक्त से पहले सेट पर पहुंचता था और डायरेक्टर से मिन्नतें करता था कि मेरा शॉट पहले निपटा लें ताकि मैं दिलीप साहब की शूटिंग आराम से देख सकूं। और एक शेर की तरह ही मरेगा वो। और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है। जब शॉट रेडी होगा तो आपको बुलाएंगे। बोले बरखुदा तुम्हें जो है, तुम मुझे पैसा देते हो यहाँ स्टूडियो में बुलाने के लिए भेजते हो, मेरा काम आए ना आए, मेरा काम है सेट पे बैठना, जब मेरी जरूरत होगी बुला लो। आप चुप क्यों हैं दादा? आपको माँ भवानी की सौगंध है दादा, सच सच बताइए, मेरे पिता की हत्या किसने की? नौबत लाल ने की है या साहब फिल्म बनाने के बाद उसका रफ कट जरूर देखते, डायरेक्टर को लगे तो रिशूट करते और खुद को लगता तो भी फिल्म की बेहतरी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते। किसी भी मुश्किल में पड़कर फिल्म को सही करने की कोशिश करते। एक बार वो कश्मीर गए, किसी फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे किसी और फिल्म। उनका फोन आया मुझे बॉम्बे कि यहाँ जगह बहुत अच्छी है, तुम चले आओ। तो मैं वहाँ गया तो बोले कि वो एक गाना है ना फिल्म का, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, हम लोग जल्दी से करके निकल जाते हैं, पूरा यूनिट वगैरह बुलाने की जरूरत नहीं है। दिलीप साहब ने हमेशा ही आम जनता के मनोरंजन की फिल्मों को ही असली फिल्म माना। उन्होंने कला फिल्मों की स्क्रिप्ट को सिरे से ही नकार दिया। दिलीप साहब का मानना था कि फिल्मों में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सस्पेंस के साथ मैसेज तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जब दर्शक सिनेमा हॉल से निकले तो मुस्कुराते हुए और उन्हें मनोरंजन का एहसास हो। शायद इसीलिए दिलीप साहब ने अपने 64 साल के फिल्मी करियर में सिर्फ 59 फिल्में की। उन्होंने अपनी साख को कभी भी पैसे से नहीं भुनाया। देखूं वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। उनका जो आखिरी मेहनताना है वो शायद शक्ति फिल्म का है, 12 लाख रुपए का। ऐसे तो 96 में भी एक फिल्म उन्होंने की है किला, तो अपने पूरे जीवन में 12-15 लाख रुपए से ज्यादा कभी उन्होंने लिए नहीं। कलाकार तुम हो तो कलाकार हम भी हैं। हिम्मत है तो हो जाए। देखें जीत किसकी होती है। दिलीप कुमार बनने के सफर की असली कहानी और वजह अभी भी बाकी है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों कटी दिलीप कुमार की उंगलियां, आसमान में क्यों अटके दिलीप कुमार, दिलीप कुमार के 59 जन्मों का सच क्या है, सब भूल क्यों जाते थे दिलीप कुमार, गोविंदा के डॉक्टर कैसे बने दिलीप कुमार। दिलीप साहब को हमेशा से बेहद परफेक्शनिस्ट माना गया। वो अपने किरदार के साथ न्याय करने के लिए कुछ भी कर गुजरते। 1960 में आई उनकी फिल्म कोहिनूर का ये दृश्य देखिए। दिलीप कुमार सितार लेकर बैठे और अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। कोहिनूर में उनको सितार बजाना है और 3 महीने 4 महीने बैठ के सितार बजाना सीखा है। एक बार एक फिल्म उनके पास कोई ऑफर आई थी जिसमें उनको खगोल शास्त्री बनना था, तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की तमाम किताबें पढ़ना शुरू किया। मैंने खुद दिलीप साहब के BBC लंदन रेडियो सेवा को दिए इंटरव्यू में उनके मुंह से ये किस्सा सुना। वो बोले कि किरदार को जीने के लिए मैंने सितार बजाना सीखा। सितार सीखने में वो इस कदर दीवाने हो गए कि उनकी उंगलियां तक कट गई। मेरे हाथ पैर शल हो जाए। रोल में दिलीप कुमार साहब के रच बस जाने का एक किस्सा बॉलीवुड के बड़े खलनायक शक्ति कपूर भी सुनाते हैं। हो जाती है, न मैं कुछ कह सकता हूँ, न मैं कुछ कर सकता हूँ, न जाने मुझे क्या हो जाता, जिन्हें उनके साथ कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बड़ा इमोशनल सीन कर रहे थे और सीन करने के बाद उन्होंने खुद से बोल दिया, जब मैं ऐसे सीन करता हूँ ना मेरे इधर कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। वो लोग हालात से मुजरिम बनते हैं। एक्टिंग की समझ और उसे करने के तरीके को लेकर उनकी सोच बड़ी अलग थी। मेरी समझ में नहीं आता तुम जैसे लोगों को ये जहर फैलाने के लिए सरकार जिंदा क्यों छोड़ देती है। बड़े फिल्म अभिनेता गोविंदा बताते हैं कि वो एक साथ 5 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर रहे थे। दिलीप साहब के साथ इज्जतदार के सेट पर जब दोनों आमने सामने थे तो उन्होंने गोविंदा को एक्टिंग के मायने समझाए। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिंदगी की कीमत मौत
और मौत की कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। जैसे सुर मिला के काम करते हैं, वैसे सुर मिलाओ और आर्ट को वैसे सामने लेके आओ जैसे कि अच्छे सेहतमंद लोग साथ लेके का वो वर्क करते हैं जिस वक्त से। दिलीप कुमार की इसी संजीदगी ने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया और ये रुतबा छीन भी लिया। वजह यह कि निभाए गए किरदार को जहन से उतार नहीं पाते थे। दिलीप कुमार हर किरदार एक दूसरे के ऊपर बेताल की तरह बदलता जा रहा था। दिलीप कुमार का वजूद डगमग हो गया। फिर क्या हुआ हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पुनर्जन्म से परेशान दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग ने क्यों छोड़ी ट्रेजेडी? दिलीप कुमार का ट्रिपल अफसोस, बॉलीवुड पर लंदन की साढ़े साती, राज कपूर ने दिलीप को क्यों भगाया लंदन? दिलीप कुमार ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 59 किरदार निभाए और ये किरदार फिल्म के बाद भी उन पर हावी रहते। उनकी पूरी शख्सियत किरदारों के जाल में उलझती जा रही, वो अपना वजूद खोते जा रहे थे। फिल्म की ट्रेजेडी उनकी जिंदगी को मायूस कर रही थी। ऐसे में वो राज कपूर से मिले। हमारा छूटे ना राज कपूर ने दिलीप कुमार को लंदन में इलाज करवाने की सलाह दी क्योंकि मुंबई के डॉक्टर्स के पास से ये बात फैल सकती थी, ये उनके करियर को तबाह कर सकती थी। लिहाजा दिलीप कुमार लंदन के लिए रवाना हुए। वहाँ एक नामी डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें ट्रेजेडी रोल छोड़ देने की सलाह दी। डॉक्टरों की सलाह पर भरोसा करते हुए दिलीप कुमार ने ट्रेजिक रोल करना छोड़ दिया। उस समय गुरुदत्त ने उनको प्यासा ऑफर की थी और उनको कहानी पसंद थी और अगर दिलीप कुमार प्यासा कर लेते तो मुझे यकीन है वो अभी तक थिएटरों में पिक्चर चल रही होती। इसका नतीजा ये हुआ कि दिलीप कुमार गुरुदत्त की प्यासा में काम नहीं कर पाए। बैजू बावरा फिल्म नहीं कर पाए, जिसका अफसोस उन्हें बराबर रहा। वैसे जंजीर फिल्म न कर पाने का अफसोस भी उन्हें काफी रहा। बहरहाल ट्रेजेडी छोड़ने के बाद दिलीप कुमार ने कॉमेडी फिल्मों का रुख किया। उन्होंने आजाद, राम और श्याम में हंसोड़ किरदार इसीलिए निभाए। बोले राजा, इतना सब खाना जो खाया है, इसका पैसा क्या मेरा भावा देगा? ये खाना हम नहीं खाया। नहीं जी। अरे माँ कसम तुमने खाया यार? नहीं, हमने नहीं अरे तुम भोला बनता 400 भी थे। ब्रेक के बाद शाम को अखबार क्यों पढ़ते थे दिलीप कुमार? बड़ी उम्र में कंचे क्यों खेलते थे दिलीप कुमार? दिलीप कुमार की बहन की तस्कर से शादी क्यों? दिलीप कुमार के घर पाक ट्रांसमीटर का सच, जनता पार्टी सरकार से दिलीप कुमार का डर। दिलीप कुमार की कलाकारी बहुत संजीदा थी। फिल्मों में ही उनकी जिंदगी रची बसी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी कोई घरेलू जिंदगी नहीं थी। कलाकार दिलीप के साथ जिम्मेदारियों से लदा यूसुफ हमेशा चलता रहा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। पर्दे पर जितनी खूबसूरती से उन्होंने अभिनय किया, उतनी ही बारीकी से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। 11 भाई बहनों के बड़े कुनबे का पूरा ख्याल रखा। एक ब्रदर थे जो देवलाली में फ्रूट का बिजनेस करते थे। फिर नासिर साहब थे जो इनके पीछे पीछे एक्टर बन गए। फिर एहसन साहब थे। फिर एक भाई इनके थे जो अमेरिका चले गए थे। बहनें थी, सबसे बड़ी थी आपा जी, और एक थी अख्तर, जिनकी शादी हो गई थी किसी एक स्मगलर से, जिनकी वजह से ये बहुत नाराज भी हो गए थे। तो मेरा ये कहना है कि एक आदमी जो इतना बड़ा सुपरस्टार है, जिसको दुनिया ने सराहाया, लेकिन उस आदमी ने कंप्लीट अपनी लाइफ अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस की। ये सिर्फ सुनने को मिलता है, देखने को नहीं मिलता है। रेन इज कमिंग, छम्मा छम, गुड़गुड़ पानी, हवल कमिंग, पैर फिसो जिगर डड़ा मंडी छुट्टी मांगता है। बोलो क्या बोल गए? तो ऐसे शरारत किया करते थे हमारे साथ। का महीना हो, मिलूं तेरे बाप से, तेरा मेरा प्यार है, कह दूं तेरे बाप से, मैं कह दूं तेरे बाप से।
घरेलू जिम्मेदारियों के साथ दिलीप कुमार की रोमानी जिंदगी भी रंगों से भरी है। जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं, जिंदगी हाय जिंदगी। कामिनी कौशल शादीशुदा होने के बावजूद उनके प्यार में दीवानी थी। वो पाकिस्तान से फिल्मों में एक्टिंग करने सिर्फ दिलीप कुमार के लिए ही आ गई थी। कहाँ है वो लड़की जिससे प्यार किया गया? कहाँ है वो मुखड़ा जिसे देखकर होठों पे कोई मधुर गीत आ जाए? मधुबाला से तो उनके इश्क के किस्सों का क्या ही कहना। वो तो मधुबाला के पिता की दीवार दोनों के बीच ना आती तो शायद जोड़ी दिलीप और मधुबाला की ही होती। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दिलीप साहब रोमांटिक इंसान है और रोमांटिक इमेज उनकी है, और जिसके साथ भी उन्होंने काम किया उसके साथ उनका लिंक अप हो गया, तो ये बहुत ही नेचुरल बात है। इन रूमानी रास्तों पर चलने के बावजूद दिलीप कुमार 44 की उम्र में भी कुंवारे ही रहे। पर दिलीप कुमार के बड़ी उम्र तक कुंवारा रहने के पीछे की वजह उनके नजदीकियों के लिए कुछ और ही है। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा। एक इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद इन्होंने शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? लोग बहुत स्टोरियां बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक इनकी सबसे छोटी बहन की शादी नहीं हुई तब तक इन्होंने शादी नहीं की, और सबको सेटल करने के बाद इन्होंने अपने बारे में सोचा। लेकिन जब 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई तो बड़ी धूमधाम से। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। दिलीप साहब बारात लेकर निकले तो पृथ्वीराज कपूर पिता की भूमिका में थे, राज कपूर और देवानंद सहबाला बने थे, तो देश की नामचीन हस्तियां बाराती। पर इस शादी का किस्सा बेहद दिलचस्प है। दरअसल सायरा बचपन से मिसेस दिलीप कुमार बनना चाहती थी, पर जब वो फिल्मों में आई तो फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार से उन्हें प्यार हो गया। सायरा की मां, जो कि खुद एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने दिलीप साहब को शादीशुदा राजेंद्र कुमार से सायरा को बचाने का जिम्मा सौंपा। दिलीप साहब सायरा को समझा रहे थे, तभी सायरा ने पलटकर कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उस वक्त तो दिलीप साहब चुप रहे, पर बाद में हाँ हो गई और सायरा दिलीप साहब की हो गई। देख, ज्यादा पीटर की ना मुझसे तो किसी कोड़ी बुड्ढे के पल्ले बांध के गांव से निकाल दूंगा तुझको, समझी? किसी कोड़न गुड्डी को अपने गले क्यों नहीं बांध लेता? जोड़ी अच्छी रहेगी। क्या बोलती थी? दिलीप साहब ने सायरा को एक छोटी प्रिंसेस होती है वैसे रखा था। आज उल्टा है। आज सायरा जो उनका ख्याल रखती है, आई डोंट थिंक इंडस्ट्री की कोई लड़की में इतनी हिम्मत होगी। माँ का प्यार देती है, बीवी का प्यार देती है, औलाद का भी प्यार देती हैं, और गॉड ब्लेस हर, शी इज गॉडेस। मतलब मैं अगर अभी कहीं दिख जाए तो मैं उनके चरणों का हाथ लगाना चाहूँगा। कहते हैं कि शादी के बाद दिलीप कुमार साहब सायरा को लेकर चेन्नई आ गए। तब ज्यादातर फिल्में चेन्नई में बना करती थी। सायरा उम्मीद से थी, पर विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म की शूटिंग के चक्कर में वो काम करती रही। शूटिंग के दौरान एक मामूली दुर्घटना हुई। दिलीप साहब के आंगन की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसके बाद फिर सायरा कभी मां नहीं बन पाई। दिलीप कुमार अपने चहेते भाइयों और बहनों को भी अपनी आंखों के सामने दुनिया छोड़ते देखा। जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, वो साथ छोड़ते हैं तो दर्द दरिया से बड़ा हो जाता है। बच्चों के जैसे वो अपनी बहन के साथ रहे डे नाइट। कुछ खाने को आता था तो पहले अपनी बहन को देते थे कि तू खा ले मेरे हाथ से, कि कान में बोलते थे कि देख, बचपन की बातें याद दिलाते थे, और बहुत भावुक हो गए थे। मतलब जैसे मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि इससे बढ़िया भाई क्या बेटा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैंने नहीं देखा, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ किरदार की मंजिल तलाशते रोमानी दिलीप कुमार ने जिंदगी में अपनी एक उम्दा स्टाइल डेवलप की थी। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदबीरों का। उनका जिंदगी को देखने और जीने का टेस्ट बड़ा अलहदा था। इसमें खुलापन था तो बड़ों का लिहाज भी। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। शाम को उनका फेवरेट होता था कि 2 प्याली चाय
और साथ में 2 सनी साइड अप एग्स, साथ में टोस्ट, ये इनका फेवरेट। और शाम को पेपर पढ़ते थे, सुबह नहीं पढ़ते थे। ये सारी चीजें जो हैं मैं बचपन से देखता आया हूं उनके बारे में। एंड उनका फेवरेट कलर व्हाइट होता था, हमेशा व्हाइट कपड़ों में, व्हाइट शूज, व्हाइट सैंडल्स, व्हाइट चप्पल्स। और सिगरेट पीने का बहुत शौक था, लेकिन बड़ी बहन से डर के मारे वो पब्लिक में नहीं पीते थे। शौक तो दिलीप साहब के सैकड़ों, हर शौक ऐसा कि बस समझो कि दम निकले। खेलों के बड़े दीवाने, खासकर क्रिकेट, लेकिन पतंगबाजी को लेकर उनकी चाहत के किस्से इतने हैं कि किताब लिखी जा सकती है उन पर। दिलीप कुमार साहब को जब इंटरव्यू में मिलने के लिए गया तो मुझे बताया गया कि अच्छा आपका नाम हमने ऊपर दे दिया है और वो छत पर पतंग लड़ा रहे हैं, आप जाइए वहाँ, आपको इजाजत है। मैं वहाँ गया तो वो पतंग लड़ा रहे थे और पतंग का वो एक चरखी होती है, इसमें उसके वो डोर होती है, वो मेरे हाथ में बता दिया, चरखी पकड़ो। और वो संजीदगी से पतंग लड़ा रहे हैं। उनके सामने एक घर में कैप्टन रहता था आर्मी का, उसके साथ 10-10 रुपए एक बोतल बियर की शर्त थी, पतंग लड़ाई जा रही थी। पतंगबाजी पे मैं ख्याल है दिलीप साहब एक किताब लिख सकते थे। दिलीप कुमार का नाम अगर गुणखान होता तो गलत नहीं होता। वो बेहद सुरीला गाते थे। जब वो गाते थे तो लोग सुनते ही रह जाते थे। वो फैज की शायरी के दीवाने थे। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। जब दिलीप साहब से मुलाकात हुई, जब मुलाकात होती है तो वो एक नगमा फिल्म फुटपाथ का गाने लगती हैं। देखते ही कहते शाम कम की कसम आज कम दी है, तन्हा है हम। पर सम्मान के साथ साथ दिलीप साहब की जिंदगी विवादों में भी घिरी। कुछ गुमराह लोगों ने उनकी राजभक्ति को सवालों के दायरे में लाने की कोशिश की, खास करके 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्हें पुलिस जांच का सामना करना पड़ा और तब जब पाकिस्तान सरकार ने उन्हें निशाने इम्तियाज पुरस्कार दिया। 64-65 के पाकिस्तान जंग के समय यह अफवाहें मुंबई में उड़ा दी गई कि दिलीप साहब के घर में एक ट्रांसमीटर है और पाकिस्तान के जासूस है और उनके यहाँ तलाशी भी हुई। ये बेवकूफ़ी की बात थी, ऐसे वो कुछ भी नहीं थे। जब मोरारजी देसाई पाकिस्तान जाके एक इनाम हासिल करके आते तो कोई बवाद नहीं मचता, लेकिन जब दिलीप साहब वैसा ही इनाम लेने के लिए जाते तो हंगामा खड़ा हो जाता है। पर हर हाल में बेदाग निकले दिलीप साहब। यही वजह है कि भगवान की तरह पूजते हैं सिनेमा के सितारे उन्हें। कहते हैं दिलीप साहब सितारों के चांद हैं। ब्रेक के बाद सितारों के चांद के किस्से सुनाएंगे आपको। शायरा ने शाहरुख में क्या देखा, सत्यजीत रे ने दिलीप कुमार को क्या कहा, दिलीप कुमार के सामने चुप क्यों रहते हैं बिग बी, दिलीप साहब बॉलीवुड के गॉड क्यों हैं, हॉलीवुड को दिलीप साहब का इंकार क्यों था। 2011 की तस्वीर है दिलीप साहब के जन्मदिन की। बाली हिल इलाके की जमीन पर एक साथ न जाने कितने सितारे उतर आए। देर रात तक गुलजार रही महफिल। दिलीप साहब की पसंद के सूफी कलाम गाए जाते रहे। आज के बॉलीवुड के बादशाह ऐसे नाचे मानो कोई कसम टूटी हो। क्यों ना हो, सायरा को शाहरुख में अपने बच्चे का अक्स नजर आता है। एक परिवार की तरह बना दिया दिलीप साहब ने बॉलीवुड को। हिंदुस्तान में एक एक्टर आज तक ऐसा नहीं हुआ संजीव कुमार को छोड़कर जिसपे दिलीप कुमार का प्रभाव ना हो। शाहरुख खान पर भी, आमिर खान पर भी है। दिलीप साहब ने भी वैसा प्यार दिया अपनों को। बीमारी के बावजूद अमिताभ की सालगिरह में पहुंचे तो बिग बी के बच्चे पैरों पर गिर पड़े। साथी प्राण का जन्मदिन मनाने पहुंचे। पुराने साथी कलाकारों ने आयोजन किया तो भारी धक्का मुक्की के बीच भी मंच पर गए। वहाँ दिलीप साहब की एंट्री हुई थी जो मैं हक्का बक्का रह गया उनको देख। जबान मुंह से निकली नहीं बाहर और मैंने उनके चरणों को हाथ लगाया। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ ने तो दिलीप साहब का ऑटोग्राफ लेने के लिए 46 साल इंतजार किया था और उनके साथ रोल पाने के लिए
अपनी तरफ से पहल की है उस बदमाश ने, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोगों को अमित जी का इंडिकेशन आया कि वो ये फिल्म करना चाहते थे। वहाँ आना मुश्किल होता। और काम पाने के बाद वो इतने नर्वस थे कि फिल्म के इस सबसे यादगार सीन में उन्होंने 22 बार रिटेक लिया। जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूँ। ऑस्कर विजेता और भारत के सबसे बड़े सिनेमाकर्मी सत्यजीत रे ने भी दिलीप कुमार की एक्टिंग का लोहा माना था। हिंदुस्तानी एक्टिंग के नए दौर का मुकम्मल उदाहरण कहा उन्होंने, और शायद इसी का नतीजा था कि जब हॉलीवुड ने उन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया में उमर शेख का रोल दिया तो उन्होंने ठुकरा दिया। कहा, मैं इस छोटे रोल के लिए बहुत बड़ा हूं। ब्रेक के बाद नेहरू ने क्यों मांगी दिलीप कुमार से मदद? दिलीप कुमार का सबसे बड़ा दर्द, दिलीप साहब का मास्टर रियलिटी शो, असल जिंदगी में दिलीप की जिंदा एक्टिंग। जन्मदिन क्यों नहीं मनाना चाहते दिलीप कुमार? नेहरू जी के साथ दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की यह तस्वीर दिलीप साहब की शख्सियत का बड़ा उदाहरण है। 1957 में नेहरू जी के कहने पर दिलीप कुमार ने उत्तर मुंबई से कृष्णा मेनन को लोकसभा सांसद बनवा दिया था। नेहरू जी डंके की चोट पर कहते थे तो दिलीप कुमार जैसी बातें करने वाले उनकी अपनी कांग्रेस में बहुत कम है, पर उसी नेहरू की कांग्रेस के निजाम ने उनके दिल को सबसे बड़ा दर्द दिया है। दिलीप साहब के मन में एक मलाल, गहरा मलाल जो है वो है हिंदुस्तान का सेकुलर मिजाज बदल रहा है, धर्मनिरपेक्षता को हानि हो रही है। ये मलाल दिलीप साहब के दिल में बहुत गहरा उतरा हुआ है। गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में गंगा जमुना का नायक निराश हुई, सियासी सक्रियता रुक गई, उम्र ने फिल्मों से दूरी बना दी, और फिर जो चेहरा लोगों को दिखा तो दिलीप साहब ने शायद असल जिंदगी में बिना लाइट कैमरा एक्शन के जिंदा अदाकारी शुरू कर दी। वो जिसे याद नहीं करना चाहते उसे भूल जाते हैं। दिलीप कुमार अपने जीवन की आखिरी परफॉर्मेंस करना याद जाने वाले आदमी की तरह, कि मैं एक ऐसा मनुष्य जिसकी याद कभी कभी चली जाती है। ये एक स्क्रिप्ट है जो उन्होंने खुद लिखी है और उस पर खुद वो परफॉर्म कर रहे हैं और सारे जमाने ने यकीन कर लिया।